तो हिंदी साहित्य टॉपिक चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य टॉपिक में सबसे पहले हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वो सब कंप्लीट होने के बाद हम उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सब हम कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने पहली और दूसरी क्लास में आपसे काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, और दूसरी क्लास में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या है, इसका देखिए सबसे पहला आंसर है आगरा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है आपका कानपुर, और चौथा है आपका महाराष्ट्र। ठीक, तो यहाँ पर हुआ क्या था कि पहले डिसीजन लिया गया था कि आगरा में स्थापित किया जाएगा, लेकिन बाद में उसे नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। ठीक, इसके बाद हमारा आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। सबसे पहला है नाभादास, दूसरा है मतीराम, तीसरा है आपका देवसेना, और चौथा है आपका सूरती मिश्र। तो इसका सही आंसर है सूरती मिश्र। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर जो होता है वह क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है आपका। सबसे पहला बिहारी जी ने, दूसरा है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी ने, या फिर तीसरा है आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर चौथा है आपका प्रेमचंद जी ने। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये जो प्रश्न है अधिकतर लोगों को शायद पता भी होगा। जैसे कि सबसे पहला कालिदास, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, और चौथा है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो ये तो आंसर आपके हो नहीं सकते। और सरोजनी नायडू को भारत का कोकिल कहा जाता है, या फिर भारत का यहाँ पर बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बचते हैं हमारे यहाँ पर कालिदास, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है, भारत की बुलबुल या कोकिला किसे कहा जाता है। आप याद रखिए यहाँ पर या तो बुलबुल लिखा आएगा या फिर यहाँ पर कोकिला लिखा आएगा। हमने यहाँ पर दोनों इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन से दोनों ही काम हो जाएंगे। ठीक, तो भारत की बुलबुल या कोकिला किसे कहा जाता है, और आपको अच्छे से पता होगा, अभी अभी हमने बताया था सरोजनी नायडू को। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी कहलाती है। तो उसमें सबसे पहला है हिंदी, दूसरा है आपका संस्कृत, तीसरा है आपका खड़ी बोली, चौथा है आपका प्राकृत। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है संस्कृत। ठीक, छठवां प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। काफ़ी बार पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, और आपका जो पर्यावरण का जो एग्जाम पेपर होता है उसमें भी आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोंकणी भाषा जो बोली जाती है, सबसे पहला आंसर है उड़ीसा में, दूसरा है मद्रास में, तीसरा है आपका बरार में, और चौथा है आपका गोवा में। तो इसका सही आंसर है गोवा। ठीक, और एक और बात याद रखनी है आपको, ये दो जगहों पर बोली जाती है ये कोंकणी भाषा, पहला गोवा और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद सातवां प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्र कवि, और यदि पूछा जाता है कि भारत के प्रथम, भारत या कुछ भी बोला जाए, यदि आपसे बोला जाता है कि प्रथम कवि कौन है, तो हमेशा याद रखिए उसका सटीक आंसर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी पूरी एक लिस्ट है। उस लिस्ट में आपका किसी ने कोई और बताया है, किसी ने कोई और बताया है, तो काफ़ी सारे नाम हैं, उसमें से कोई नहीं बता सकता कि कन्फर्म यहाँ पर क्या है। तो सब में ही आपका मतभेद है। ठीक, लेकिन यहाँ पर राष्ट्र कवि के बारे में बात की जा रही है, तो राष्ट्र कवि को याद रखेंगे, पहला है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है आपका निराला, तीसरा है आपका कालिदास, और चौथा है आपका नाभादास। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक,
राष्ट्र कवि की बात की जाएगी तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक। 8वां प्रश्न है, ये किसने कहा था कि भारत में संस्कृत माँ है, संस्कृत भाषा जो है वो तो माँ है, और हिंदी भाषा जो है वो बहुरानी है, और अंग्रेजी भाषा जो है वो नौकरानी है। यह कथन किसका है? तो सबसे पहला आंसर है आपका बिहारी, दूसरा है आपका भिखारी दास, तीसरा है आपका डॉक्टर कामिल बुल्के, और चौथा है आपका कृष्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर कामिल बुल्के। ठीक। ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9वां। यहाँ पर बोला गया है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? देखिए, भाषा समूह से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके विषय में आप अच्छे से याद रखिए। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका चीनी तिब्बत, दूसरा है आपका इंडो आर्यन, तीसरा है आपका द्रविड़ भाषा, ये द्रविड़ है। ठीक। द्रविड़ भाषा समूह से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है इंडो आर्यन। ठीक। इसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका द्रविड़ भाषा समूह, दूसरा है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह, तीसरा है आपका चीनी तिब्बत भाषा समूह, चौथा है आपका नोटा। नोटा का मतलब होता है आपका नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चीनी तिब्बत। ठीक। याद रखिए। इसके बाद भारतीय भाषाओं को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका 3 वर्ग में, दूसरा है आपका 4 वर्ग में, तीसरा है आपका 5 वर्ग में, या फिर चौथा है आपका किसी भी वर्ग में विभाजित नहीं किया गया है। ठीक। तो इसका सही आंसर है 4 वर्गों में। ठीक। इसके बाद 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिनिधि, क्या हिनिधि को क्या कहा जाता है? ठीक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला राष्ट्रभाषा, दूसरा मातृभाषा, तीसरा संविधान की भाषा, और चौथा आपका राजभाषा। ठीक। तो इसका सही आंसर होगा आपका राजभाषा। ठीक। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारी जो मातृभाषा होती है वो हमारी हिंदी होती है, आपको अच्छे से पता ही होगा। और दूसरा बोला जाएगा राष्ट्रभाषा, तो हमेशा याद रखिए हमारी भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए, राष्ट्रभाषा उन देशों की होती है जिन देशों में सिर्फ एक ही भाषा जो होती है वही सारे राजकाज के लिए और सारे ही क्रियाकलापों के लिए यूज की जाती है, वही होती है आपकी राष्ट्रभाषा। लेकिन हमारे यहाँ कहीं पर बंगाली प्रयोग की जाती है, कहीं पर मराठी, कहीं पर तमिल भाषा यूज की जाती है, तो कहीं पर हिंदी और कहीं पर अंग्रेजी, तो अलग अलग प्रकार से भाषाएं यूज की जाती हैं। तो इस कारण क्या होता है कि हमारे भारत देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा होती है हिंदी। और आप अच्छे से जानते हो मातृभाषा का मतलब क्या होता है, मातृ प्लस भाषा, यानी कि माता के द्वारा दी गई भाषा। अब यदि माता हिंदी जानती है तो वह अपने बच्चों को भी हिंदी ही देगी, और यदि माता अंग्रेजी जानती है तो वह अंग्रेजी देगी, और माता मराठी है तो वह अपने बच्चों को मराठी भाषा ही देगी। तो माता के द्वारा दी हुई भाषा ही यहाँ पर मातृभाषा कहलाती है, और हमारे देश की जो मातृभाषा कहलाती है वो हिंदी कहलाती है। ठीक। याद रखिएगा। इसके बाद यदि 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर सबसे आपका पहला आंसर है अमीर खुसरो, दूसरा है आपका रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है आपका केशव दास, और चौथा है आपका वीरभद्र। ठीक। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ठीक। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 14वां प्रश्न है हमारा। यहाँ पर बोला गया है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? सबसे पहला है आपका गुफाओं में लिखे गए वाक्यों के लिए, दूसरा है आपका गुफाओं की बनावट के लिए, तीसरा है आपका स्तंभों के शैल चित्रों के लिए, और चौथा है आपका गुफाओं के
शैल चित्रों के लिए। तो इसका सही आंसर है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ठीक। इसके बाद 15वां प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे पहला है आपका श्रृंगार रस, दूसरा है आपका वीर रस, तीसरा है आपका शांत रस और चौथा है आपका करुण रस। तो इसका सही आंसर है वीर रस। ठीक, याद रखिए। 16वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम, यह जो निबंध है वो किसने रचा था? तो सबसे पहला रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा है आपका कबीरदास जी ने, तीसरा है आपका सरदार पूर्ण सिंह ने, या फिर चौथा है आपका रहीमदास जी ने। तो इसका सही आंसर है आपका सरदार पूर्ण सिंह जी ने। ठीक। 17वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कितनी बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है और आप लोगों को ये पता भी होगा शायद। सबसे पहला है आपका यामा, दूसरा है आपका संधिनी, तीसरा है आपका गीत पर्व और चौथा है आपका हिमालय। तो इसका सही आंसर है यामा। और यदि यामा के लिए ये पूछा जाए कि ये कब आया था, तो आप बताओगे 1936 को। ठीक। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका यामा। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्न कि ये कब आया था, तो आप बताओगे 1936 को। ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 18वां प्रश्न है हमारा। यहाँ पर बोला गया है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। यह जो पंक्ति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये आपकी पूछी भी जाती है। ये आपकी काव्य में भी पूछी जाती है और यहाँ भी पूछी गई है। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहला है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है आपका निराला जी, तीसरा है आपका भूषण जी और चौथा है आपका कबीर जी। तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक। इसके बाद 19वां प्रश्न है हमारा, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल की उपाधि किसे दी गई थी या किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका कृष्ण को, दूसरा है आपका बिहारी जी को, तीसरा है आपका महादेवी वर्मा जी को और चौथा है आपका विद्यापति जी को। तो इसका सही आंसर है आपका विद्यापति जी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वह जिला कौन सा है? सबसे पहला आपका अनूपपुर, दूसरा है आपका नरसिंहपुर, तीसरा है आपका इंदौर और चौथा है आपका खंडवा। ठीक। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। ठीक। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।